नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थर्ड आई में मैं शहर में नहीं हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। इस समय दक्षिण के एक बहुत ही सुंदर जगह मदुरई में। और क्योंकि ये सिलसिला टूटे नहीं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। पहले मुझे ऐसा लगा क्योंकि इधर 2-3 दिन में मेरी जो पोस्ट थी उसपे बहुत से लोगों के रिमार्क्स आ रहे थे, कुछ लोग चुप थे, कुछ लोगों के मेल आए, कुछ लोगों ने इस दौरान पैसा भी दिया और कुछ लोगों ने आर्थिक मदद ये कह के दी कि बाकी समय तो उसमें से एक जो था उसका बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा कि मैं नॉर्मली तुम्हें ये सब मदद मतलब आई डोंट फाइनेंशियली सपोर्ट एनी, पर इस टाइम में जैसा आपने एक स्टैंड लिया है और हम लोगों को लगता है कि इस समय हम आपके साथ हमारा खड़ा होना ज़रूरी है। तो मुझे यही लगता है कि जो भी मेरा स्टैंड रहा है, लोग उस पे एक्सप्लेनेशन माँग रहे हैं, रोज़ कह रहे हैं कि आपने कुछ लोग हैं, कुछ लोग माफ़ी माँगना कहते हैं कि माफ़ी माँगिए, कुछ लोग कहते हैं छोड़ दीजिए, कुछ लोग कहते हैं जो बाकी बाल-बच्चे हैं उसको भी मुड़वा लीजिए, इत्यादि, इत्यादि। लोगों की अपनी-अपनी प्रक्रिया है। एक चीज़ ज़रा मैं भी समझना चाहूँगा क्योंकि ये जो लोग कह रहे हैं कि आप अपने बाल वो जो बचे हैं बाल उसको भी खत्म करवा लीजिए, कुछ लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएँ हैं। लेकिन जब ध्यान से देखिए तो क्या ये भाजपा के लिए उत्सव है? जिस तरफ से बहुत आनंद उत्सव, विजय उत्सव, रैली मतलब उस दिन शाम को प्रधानमंत्री जी आके और एक लंबा भाषण टारगेटिंग कांग्रेस, परिवारवाद, तो ये उत्सव है क्या? और भाजपा के लिए इसमें कितना भाजपा ने इसको सपोर्ट किया और भाजपा का इससे कितना फ़ायदा हुआ, ये ज़रा थोड़ा सोचने वाली चीज़ है। और मैंने फिर इसको उस दृष्टि से देखा, क्योंकि एक तरफ ये लग रहा था कि आपने बिल्कुल गलत कर दिया, आपने लोगों को के साथ वो किया। अरे भाई मैंने इश्यूज़ उठाए, मुझे लगा कि उन इश्यूज़ पे वोट होगा, उन इश्यूज़ पे वोट नहीं हुआ, वोट दूसरी जगह हुआ। लेकिन फिर भी जो रिज़ल्ट आए हैं, उसको ज़रा आप साफ मन से बिना किसी दल विशेष के सपोर्ट या विपक्ष में होते हुए ज़रा सोचिए। इस बार 5 जगह इलेक्शन हुए, 5 विधानसभाओं में, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब था। इन 5 जगह इलेक्शन हुए। ये 5 जगह में से 4 जगह ऑलरेडी बीजेपी की या बीजेपी के कोalition की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार थी, गोवा में बीजेपी की सरकार थी, मणिपुर में बीजेपी की सरकार थी, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। इलेक्शन में क्या हुआ? अब जरा इसको एक एक चश्मे के इस नंबर से भी देखने की कोशिश करिए। सबसे पहले चलिए हम लोग बात कर लें मणिपुर। मणिपुर में आप बिल्कुल कह सकते हैं कि बीजेपी का एक जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। वहाँ 60 सीटें थी। पिछले 2017 के इलेक्शन में बीजेपी की 21 सीट आई थी, कांग्रेस की 28 सीट आई थी, लेकिन वहाँ पे उस समय गवर्नर नजमा हेपतुल्ला थी। उन्होंने अपने हिसाब से जो भी उनका कैलकुलेशन रहा और जो आम आदमी की समझ में नहीं आया था, उन्होंने 21 पार्टी वाली जो छोटी पार्टी थी उसको सरकार बनाने के लिए बुलाया बीजेपी को और उसने सरकार बनाई। वहाँ पे 60 की विधानसभा है, उसमें बीजेपी ने आप कह सकते हैं बेहतरीन प्रदर्शन किया है। 21 से वो 32 पे आ गई। कांग्रेस का प्रदर्शन जैसा 5 राज्यों में बहुत ही खराब रहा, कांग्रेस 28 से 5 पे आ गई। तो ये हो गई मणिपुर की बात। अब जरा गोवा की बात कर लें। गोवा में 40 सीटें थी। बीजेपी यहाँ पे पिछले इलेक्शन में 13 सीट जीती थी, कांग्रेस 17 सीट जीती थी। लेकिन यहाँ पे भी सरकार बनाने के लिए बीजेपी को बुलाया गया, सबसे लार्जेस्ट पार्टी को नहीं बुलाया गया। और कुछ लोग ये कह सकते हैं बहुत अच्छा है, ऐसे ही कानून चलता है, ऐसे ही चूंकि सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है इसलिए ऐसे ही चलेगा। तो वो 13 से 20 हुआ, अच्छा प्रदर्शन। बीजेपी का 17 में 13 सीट, अब 20 सीट, कांग्रेस की 13 में 17 सीट, अब 12 सीट। तो ये तो इन 2 राज्यों की बात हो गई और इन 2 राज्यों से एमपीज आते हैं 2-2। अब हम जरा आ जाएं उत्तराखंड। उत्तराखंड में बीजेपी की 2017 में 57 सीट्स, 57। इस बार कितनी हुई? 47। कांग्रेस की कितनी सीटें थी? 11। इस बार कितनी हुई? 19। तो संगठन के तौर पे या पार्टी के तौर पे क्योंकि अगर केवल इलेक्शन में जैसे ये माना जाता है ना, इलेक्शन जीत गया तो हम सब जीत गए, ये बीजेपी और इस तरह से लड़ती है, इसमें कोई गलत बात ही नहीं।
लेकिन क्या आपको ये लगता है कि 57 से 47 पे आना या 11 से 19 पे जाना, इसमें आप किसको बेहतर प्रदर्शन की दृष्टि, क्योंकि बात अभी बार बार प्रदर्शन 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 हो रही है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन अराउंड द कॉर्नर है। ये सारी बात ये हो रही है कि ये 2024 के इलेक्शन का सेमीफाइनल। सो हु हैज डन वेल नाउ, कमिंग टू पंजाब। अच्छा, यहाँ पे बीएसपी का प्रदर्शन मैं बता दूं, 1 से 2 सीट हुई। पिछली विधानसभा में 1 सीट, इस बार 2 सीट। अब आ जाइए पंजाब। पंजाब में क्या हुआ है? पंजाब में बीजेपी, मतलब पिछले इलेक्शन और इस इलेक्शन की अगर हम लोग बात कर लें तो बीजेपी की पिछले इलेक्शन में 3 सीटें थी 2017 में। इस बार कितनी हुई है? 2। तो 3 से 2 सीट पे आने को अच्छा प्रदर्शन माना जाएगा, विजय उत्सव माना जाएगा, ये आपके ऊपर है, आप कैसे इसको कर रहे हैं। मैं सिर्फ इस समय बात बीजेपी और कांग्रेस की कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा कांग्रेस की कितनी हुई? 77-18 प्रदर्शन, खराब, घटिया से भी घटिया। आम आदमी पार्टी 20-92, क्या प्रदर्शन कहेंगे? अच्छे से भी अच्छा, अच्छे से भी अच्छा। शिरोमणि अकाली दल 15 थे आउटगोइंग 2017 में, अब 3, खराब से भी खराब। बीएसपी 1 सीट आई, पिछली बार 0 थी, अच्छा प्रदर्शन। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अंत में इसलिए कर रहा हूं कि सबसे बड़ा राज्य, जैसे उत्तराखंड से अगर 5 एमपी की सीट है, पंजाब से 13 एमपी की सीट है, उत्तर प्रदेश से 80 एमपी की सीट है, क्योंकि सारी बिसात बिछाई जा रही है लोकसभा 2024 के इलेक्शन को लेकर। जो 2017 की विधानसभा थी, बीजेपी की कितनी सीटें? 312। इस बार कितनी सीटें? 273। सपा की कितनी सीटें 2017 में? 47। इस बार कितनी सीटें? 111। मैं सहयोगियों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं मान के चलता हूं सहयोगी इधर हैं तो कल उधर हो सकते हैं। मैं केवल मेन पार्टीज की बात, 47, 111, कांग्रेस 7, इस बार 2। अब मुझे ये जरा बताइए कि ये 312 से 273 आना क्या अच्छा प्रदर्शन माना जाएगा? क्या माना जाएगा कि सरकार बहुत अच्छी चली? क्योंकि ये मैं इसका उत्तर इस बार नहीं दूंगा, क्योंकि जब मैं उत्तर देता हूं तो आपको लगता है कि मैं एक अलग नैरेटिव चला रहा हूं, मैं किसका एजेंट हूं, मुझे कहां से पैसा मिलता है इत्यादि। कांग्रेस 7 से 2, तो ये कांग्रेस के खराब प्रदर्शन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। समाजवादी पार्टी 47-111, तो इसको क्या आप खराब प्रदर्शन कहेंगे? इसको आप स्पेक्टिकुलर, बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं मानेंगे? अगर गोवा में 13 सीट से 20 सीट को आप बहुत अच्छा मानते हैं, 21 सीट से 32 सीट को बहुत अच्छा मानते हैं, जो करीब 1.5 गुना हुआ, यहाँ पे करीब दोनों जगह करीब 1.5 गुना हुआ, तो क्या 47-111 जो करीब 2.5 गुना हुआ, उसको अच्छा प्रदर्शन नहीं मानेंगे? क्या समाजवादी पार्टी को ये हक नहीं है ये कहने का कि मैंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया? ये बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि इसको इस दृष्टि से देखना भी जरूरी है। अब क्योंकि आप अपने प्रदेश में हारे जीते, मैं एक चीज और फिर से आपको बता दूं कि ये तो हो गई ओवरऑल पार्टी की बात। दूसरी बात ये भी जरा देख लीजिए कि कौन कहां पे जीता और कौन कहां पे आया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की बड़ी जीत हुई, 1 लाख से ज्यादा वोटों से, और इस जीत में बीजेपी का कितनी भागीदारी थी और योगी आदित्यनाथ जी की पर्सनल जो इमेज है और ईमानदारी की छवि है, कड़े, उसका कितना योगदान था, ये आप डिसाइड करिए। क्या ये केवल बीजेपी के कारण जीते या उनकी अपनी छवि के कारण जीते, ये निर्णय आप करिए। अब उनके मंत्रिमंडल पे आ जाते हैं। मैं उन 10 मंत्री जो माली चुनाव हार गए उनकी बात नहीं कर रहा। केशव प्रसाद मौर्य जो आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, जो आपका फेस थे, जो आपका 2017 में जिनकी वजह से आप 312 सीट जीत के आए थे, वो क्यों हार गए? उसके बारे में आप किसी का कोई तर्क है, कोई समझाएगा? दिनेश शर्मा जो आपके ब्राह्मण फेस थे, वो क्यों नहीं इलेक्शन लड़े? क्या किसी के पास कोई वो है, फेस है? उत्तराखंड में आपके सिटिंग चीफ मिनिस्टर हार गए, धामी जी, क्या इसका कोई एक्सप्लेनेशन है? क्या ये विजय और ये आनंद और उल्लास की बात है? ये इंट्रोस्पेक्शन की बात नहीं है? पंजाब छोड़ दिए, पंजाब में आपका कुछ नहीं था। गोवा, आपके 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनोहर हजगोनकर और चंद्रकांत कावेलकर, ये दोनों लोग चुनाव हार गए, आपके दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर। क्या आपको ये आनंद देता है? क्या आपको ये गर्व देता है? मैं आज जब ये कर रहा हूं तो इस रिस्क के साथ कर रहा हूं कि बहुत से लोग इसको कहेंगे ये देखो देखो फिर आ गया,
मैं कोई एजेंडा नहीं चला रहा, इसमें कहीं कोई बात कि ये कांग्रेस के लिए आत्मनिरीक्षण की बात है। और वो इसलिए आत्मनिरीक्षण की बात है कि कांग्रेस को तय करना है कि उसको किस रास्ते में जाना है। मैं कांग्रेस पर आऊं उससे पहले मैं एक और चीज कर दूं। मोदी जी ने इसके बाद एक बड़ी सभा की अपने पार्टी कार्यालय में, और उन्होंने जो राज्य आपके पास ऑलरेडी थे जहां पे आपका का एज अ पार्टी प्रदर्शन खराब रहा, वहां पे उन्होंने बताया कि बीजेपी पर्वतीय राज सीमा के पास उत्तराखंड की बात की, कोस्टल स्टेट की बात की, गोवा, मां गंगा की स्टेट उत्तर प्रदेश, और नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर स्टेट मणिपुर। और इन्होंने कहा कि सब जगह हमारा अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा है। क्या आपकी पार्टी का अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा है? आपकी पार्टी के नंबर ऑफ एमएलएस घट गए हैं, आपके पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, आपकी पार्टी के चीफ मिनिस्टर, ये लोग इलेक्शन हारे हैं और आप कह रहे हैं कि आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, मतलब आप इसमें खुश हो सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एक चीज ये देखने वाली बात है कि कांग्रेस के खराब प्रदर्शन है इसलिए आप खुश हैं कि आपका अपना प्रदर्शन अच्छा है किसलिए खुश? पड़ोसी के घर में आग लग गई है, उसका सब कुछ जल गया है, अगर इसमें आप खुशी मना रहे हैं तो अलग बात है। क्योंकि कांग्रेस इन चारों स्टेट में जहां पे आपका प्रदर्शन खराब हुआ वहां कांग्रेस ने ही नहीं खराब किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस को, ये तो कांग्रेस को डिसाइड करना है, लेकिन कांग्रेस ने खराब किया है इसलिए आप खुश हो, ये बात तो थोड़ा समझ के परे है। देखिए, कांग्रेस की दिक्कत क्या है कि कांग्रेस की कोई बीमारी ये नहीं है कि किसी को पता ही नहीं। बहुत सी बीमारियां होती है ना, उसका इलाज नहीं समझ में आता है कि बीमारी ही नहीं पता लग रही है। कितने डॉक्टर्स को दिखा दिया, बीमारी नहीं पता लग रही है। कांग्रेस की बीमारी का सबको पता है। कांग्रेस की बीमारी उनकी नेतृत्व है। उनका नेतृत्व तय ही नहीं कर पा रहा है कि वो फुल टाइम करेगा, नेतृत्व नहीं करेगा, वो आएगा, किसी और को आने देगा। वो जो असमंजस की स्थिति है वो कांग्रेस की समस्या है। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस की बीमारी में कोई ऐसी दिक्कत है कि समझ में नहीं आ रहा है कि बीमारी क्या है। क्योंकि अच्छा, उन्होंने सीडब्ल्यूसी की मीटिंग की, कांग्रेस भी उतनी ही रूटीन हो गई है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में पहले से पता था। सबसे पहले सोनिया गांधी ने कहा कि भाई गांधी परिवार की वजह से अगर आपको लग रहा हो तो हम सब लोग इस्तीफा देने को तैयार हैं। फिर सबने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप इस्तीफा मत दीजिए। और फिर कहा गया कि सोनिया गांधी जी आप लीड फ्रॉम फ्रंट। तो क्या प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी लीड फ्रॉम रियर करता है क्या? मतलब इन सब चीजों का कोई मतलब है? उसका जो हेडलाइन है आज कि विधानसभा की पराजय इज अ सीरियस कंसर्न, ये सीडब्ल्यूसी में डिस्कस हुआ। मतलब अभी भी कांग्रेस को ये हेडलाइंस है उनकी। 8 अप्रैल के बाद एक चिंतन शिविर करेंगे। मैं चिंतन शिविर के बारे में एक और बात कह के आपको इसको समाप्त करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ लोगों ने कहा है कि जो कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट हो, जो भी प्रेसिडेंट मिले, वो एक्सेसिबल होना चाहिए, उस तक पहुंच होनी चाहिए। इशारा क्या है? साफ है भाई। आज आपके जो अध्यक्ष हैं उनसे लोग मिल नहीं पाते हैं। एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो एक्सेप्टेबल में तो मेरे ख्याल में कोई किसी को दिक्कत नहीं है गांधी परिवार में, एज फार एज कांग्रेस। अकाउंटेबल होना चाहिए। अकाउंटेबल नहीं हो, कांग्रेस ही नहीं, किसी भी जगह कोई भी पार्टी का जो नेतृत्व है वो अकाउंटेबल अपने पर ही मानता है। बीजेपी में किसी के कहने की हिम्मत है कि आपके यहाँ पार्टी के एमएलए कम हो गए और आप दोनों जगह और आप अकाउंटेबल हैं? किसी की हिम्मत है बीजेपी में? तो कांग्रेस में क्या हिम्मत होगी जहां पे जैसा कहा जा रहा है कि भाई नेतृत्व तो एक परिवार के पास है। तो ये बेमानी है। लेकिन 8 अप्रैल के बाद कहा जा रहा है कि चिंतन शिविर होगा जिसमें हार के कारण पे विचार होगा। मैं एक पुरानी वो बता दूं, मैंने शायद इस स्टोरी को पहले भी बताया, इसके साथ समाप्त करूंगा। जब 1989 में कांग्रेस चुनाव हार गई और उसके बाद वीपी सिंह चुनाव जीत गए थे, जनता दल की सरकार बन गई थी, तो एक इसी तरह का चिंतन शिविर फरीदाबाद में वो किया गया, जो एक रिसोर्ट है वहां पे पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी। ऐसी दिन भर चली जैसे कल चली थी। और वहां पे भी ये हुआ कि भाई हार के कारण पे समीक्षा। तो सब लोगों ने उसमें कहा, राजीव गांधी जी उसको की अध्यक्षता कर रहे थे। तो उसमें जब महावीर प्रसाद जी हमारे एमपी हुआ करते थे, हमारे ईस्टर्न यूपी के, उनके पास आया तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो ऐसा है, वो कुछ इंक आई थी और वो कुछ अजीब जवाब दे, वो इंक अपने आप उड़ गई और वो क्या इंक उसमें। एक राउंड हो गया, लंच हो गया, लंच के बाद फिर से बैठे, फिर से जब सेकंड राउंड आया कि हाँ भाई महावीर जी आप बताइए क्या कांग्रेस को? नहीं नहीं वो ऐसा हुआ, और कुछ अनाप शनाप बातें कर। तो जब चाय का समय आया तो अर्जुन सिंह साहब ने उनसे पूछा कि भाई महावीर जी आप क्या ये बात कर रहे हैं, आप कोई सीरियस बात कहते हैं, आप बताते क्यों हारी? तो उन्होंने कहा क्या बताऊं? तो राजीव गांधी बार बार पूछे क्यों हारी क्यों हारी? अरे आपकी वजह से हारी, तो ये कहूं? तो उसी तरह से
अगर सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी बैठ के पूछेंगे क्यों हारे, क्यों हारे, आपकी वजह से हारे, आपके खराब नेतृत्व की वजह से हारे, आपके इस बिहेवियर की वजह से हारे कि आप लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। कौन सा इसमें चिंतन शिविर करना चाहिए, करते रहिए, अच्छा है, मतलब चिंतन शिविर हो रहा है, कहाँ कहाँ होगा, पिकनिक हो जाएगी, लेकिन समस्या तो सबको पता है, पूरे देश को पता है, आप तीनों लोगों को छोड़ के। तो इस समस्या का हल कांग्रेस को ही ढूंढना होगा। बीजेपी का जो आनंद है वो इसलिए कि कांग्रेस का घर खराब हो रहा है, कांग्रेस बीमारी से वो हो रही है, वो एक अलग चिंतन का विषय, उस पर भी किसी दिन बात करेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जो कहा है वो कितना रेलेवेंट है, नहीं रेलेवेंट है, वो किसी आगे आने वाले एपिसोड में। लेकिन तब तक के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के अपने प्रदर्शन, उसको कांग्रेस के प्रदर्शन पे हर्ष और आनंद बनाने के बजाय उसको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि उसका प्रदर्शन कहाँ खराब हुआ और क्यों खराब। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।